हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, एक बार के लिए आप नेशनल वर्ड यहाँ से हटा दो और सिर्फ डेवलपमेंट के फोकस करो। तो हमने डेवलपमेंट को अभी इस चैप्टर में जब भी देखा है और जितना भी देखा है वो हमने एक थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव से देखा है, जिसमें हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, प्लस वो इंडिविजुअल जिस भी समाज का पार्ट है, जिस भी घर परिवार का पार्ट है, जिस भी गली मोहल्ले का पार्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इन सारे लोगों को, सारी सोसाइटी के लोगों को, फैमिली को, अलग अलग रीजन को, देशवासियों को मिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट का कंसेप्ट पूरे देश के लेवल पर देखा जाएगा, जिसको हम कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट ना एक थोड़ा सा ब्रॉड पैरामीटर होता है, जिसमें ना नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग नहीं होता। कोई इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए नेशनल डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, हमारे देश में भी ये होना चाहिए। वो डेवलपमेंट एक ऐसी होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ज्यादातर देशवासियों का भला हो। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो अलग अलग देशवासियों का अलग अलग देश में अलग होता है। आई रिपीट, मैं इस बात को फिर से बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम लोग जब प्राण्या नैरो नैरो सेंस ऑफ डेवलपमेंट को देख रहे थे, तो हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपने मीनिंग दे रहा था डेवलपमेंट को। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट ना ज्यादा उसमें ऐसा नहीं होता कि आप अगर साइड ए ले रहे हो तो मैं जेड की तरफ चला जाऊं, इतना एक्सट्रीम आ जाए नेशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमारे दिमाग के अंदर। अगर ऐसा होगा ना, तो नेशनल डेवलपमेंट किसी ना किसी दिशा से तो जा ही रही होगी। आपकी पोजीशन है ए, मैं चाहता हूं जेड, तो हम दोनों में से किसी ना किसी के तरीके से तो जारी होगी नेशनल डेवलपमेंट। एक सुखी होगा, एक दुखी होगा। जो दुखी होगा ना, वो ऐसी डेवलपमेंट के खिलाफ देश में क्या उठा लेगा? हथियार। और अब आप समझ गए बाकी सारे लोग कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्यों पैदा होती हैं। सेसेशनिस्ट मूवमेंट का प्राण्या मतलब ही होता है देश से बगावत करना और देश के व्यवस्था से इतना त्रस्त हो जाना, इतना दुखी हो जाना कि उसके खिलाफ हथियार उठा लेना कि मुझे देश में नहीं रहना, ये सेपरेट स्टेट बनाओ या सेपरेट कंट्री बनाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे नक्सलाइट सुना होगा आपने, नक्सलवादी लोग, बस यही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। आप इस टॉपिक को पढ़ना तो ज्यादा मजे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऊपर देखा था, इंडिविजुअल जो है दे सीक डिफरेंट गोल्स। इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग मतलब अलग अलग है प्राण्य, है ना। उनका जो नोशन है नेशनल डेवलपमेंट का, वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट के एक नोशन मतलब क्या, एक उनका प्राण्य आइडिया है, लेकिन ये आइडिया फुलफिल हो ही जाएगा ऐसी कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्योंकि जो, एक बात बताओ, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि देश में मार्क्सिस्ट सरकार बने, है ना। जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे देश में कैपिटलिज्म की भावना है। जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो चाहते हैं सोशलिज्म आए। कई लोग ये मानते हैं कि सरकार 21वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है। हमारे देश में आज भी जब एक जगह पर इतनी ज्यादा सोसाइटी अल्ट्रा मॉडर्न हो गई है, फिर भी बातें इतनी नैरो माइंडेडनेस से होती हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो। ठीक है, मूवी रिलीज हो रही है पठान, उसको रिलीज होने से ज्यादा दीपिका पादुकोण ने कौन से कलर की बिकनी पहनी है, इस चीज पे ज्यादा कंट्रोवर्सी मच रही है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुसलमान दल, हिंदू दल। तो हमें ये लगता है कि देखो, डेवलपमेंट का मीनिंग ना अलग अलग लोगों के अलग अलग नुमाइंदे हैं। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट हमेशा ये चाहेंगे प्राण्या कि किसी देश के अंदर जो व्यवस्था है, कल्चर जो है, वो इतना भी हावी ना हो जाए कि लोगों के अंदर नंगापन आ जाए। और अल्ट्रा मॉडर्न लोग जो उसके होंगे, जो यूथ होंगे, वो ये चाहेंगे अरे पूरा पूरा नंगापन आए यार, क्यों नहीं आए। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली यू यू वुड फाइंड दैट, नहीं ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यहां पर देखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, याद है प्राण्य, अभी मैंने स्टार्ट होते ही बोला आपको कि आपका पर्सपेक्टिव ए, मेरा जेड, है ना। बहुत एक्सट्रीम में हमारे जा सकते हैं। कन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी हो सकते हैं कि आप, अगर एक बार बताओ, आपका पर्सपेक्टिव अगर डेवलपमेंट का ए है और मेरा जेड है, तो हमारे विचारों के अंदर एक कन्फ्लिक्ट तो है ना, पक्का। कि आप चाहते हो देश की व्यवस्था ऐसे चले, मैं चाहता हूं वैसे चले। ठीक है, लेकिन बात वही है ना, कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? बताओ, सब लोग बताओ मुझे इसकी इस बात का मतलब, क्या प्राण्या सही है कि मैं सही हूं? बताओ।
प्रान्या का कंसेप्ट है डेवलपमेंट का कि देश में ए तरीके से डेवलपमेंट आनी चाहिए, मैं कह रहा हूं जेड तरीके से आनी चाहिए। तो बताओ कौन सही है, प्रान्या सही है कि मैं सही हूं? दोनों ही गलत है तो फिर तो, हाँ मयूर दोनों गलत कैसे हो जाएंगे? फिर देश में तो हर कोई गलत है इसका मतलब। दोनों अपनी जगह सही हैं। हमें जो चीज, हम हमारे विचारों को जो चीज मिक्स करके ये देश जो हमारी इज्जत करेगा ना प्राण्या, कि हाँ आपका ओपिनियन भी मायने रखता है जितना प्राण्या का रखता है, और जितना प्राण्या का रखता है उतना आपका रखता है। प्राण्या, ये जो चीज होगी ना कि हमारे कन्फ्लिक्ट को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को, हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट को, जैसा नहीं कि पत्थर गोला बारूद उठा ले हम दोनों एक दूसरे के सामने, लेकिन हमारे विचारों को जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, आप और मैं अलग तो नहीं हो गए इस देश से, है ना? रह तो सेम ही उसमें रहे हैं। हम लोगों ने कोई हथियार तो नहीं उठा लिए देश व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, है ना? जैसे भी रह रहे हैं बुराई कर लेते हैं सरकार की, ऐसा कह देते हैं, जब चुनाव होते हैं किसी और को वोट दे आते हैं। लेकिन ब्यूटी तो यही है ना देश की, उसकी, कि आज भी एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे की परंपरा, स्कूल में साथ में क्लास में बैठना, चाहे भले ये ना पूछना कि भाई तुम एससी हो एसटी हो, सरनेम क्या लगाते हो, है ना? ये यही सारी तो पहचान है हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, है ना? समझ में आया ये पैराग्राफ आपको कहां लेकर जाने की कोशिश कर रहा है? ठीक है। तो अब राइटर आपसे ये पूछ रहा है ईशा कि व्हाट वुड बी द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, सबसे बेहतरीन रास्ता सबके लिए क्या होगा? तो मुझे ये बताओ, क्या हम लोग एक पर्टिकुलर चीज कह सकते हैं कि प्राण्या कि ए बी सी इज द बेस्ट थिंग फॉर द कंट्री एंड एक्स वाई जेड इज द बेस्ट थिंग फॉर द कंट्री? नहीं ना, हमें तो सारी चीजों को मिक्स कर कर एक बेहतरीन जो है, बेहतरीन तरीके से चाट पापड़ी बनानी है जिसमें सारे फ्लेवर हो, है ना? अब हमारा आइडिया एक ऐसा होना चाहिए कि वो जितना छोटे ग्रुप्स का फायदा करे उतना ही बड़े ग्रुप्स का फायदा करे, जितना बड़े ग्रुप का फायदा करे उतना ही छोटे ग्रुप का फायदा करे। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए। अब जैसे यहां पर एक चीज देखो, फिर हम ना एक चीज रिलेट करेंगे। सबसे पहले एक दूसरी कंट्री का इशू देखते हैं। एक ना वेसल है, एक शिप जो थी वो ना 500 टन का जो लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट था वो ओपन एयर में डंप करती थी एक सिटी के अंदर, समुद्र के आसपास। शिप आती थी, कूड़ा फेंक के चली जाती थी। ये कहां पर हो रहा था ये घटना? आइवरी कोस्ट, जो कि एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, उसका एक शहर था, उसका नाम था आबिदजान। आबिदजान। अब बाकी लोग यूपीएससी के इसको याद रखना कि आबिदजान का नाम आ सकता है कि ये कहां पर है इन वेरियस स्टेट पीएससी, और आपको ये पता नहीं करंट अफेयर में कहां पर होगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई बात हुई थी क्या, क्या मोदी जी वहां पर गए थे, प्रेसिडेंट वहां पर गए थे, ऐसे नाम आ जाते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इससे जो बदबू थी वो, और टॉक्सिक वेस्ट था, तो इसकी जो फ्यूम थी उसकी वजह से लोगों को ना कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, आसपास जो लोग रह रहे थे ना उस शहर में जहां पर ये वेस्ट डंप होता था, तो प्राण्या हुआ क्या, उनको ना उल्टी जैसी फीलिंग आने लगी। पूरे दिन उनका जी मचलाता था। नौसिया का मतलब होता है जी मचलाना, जब वॉमिटिंग होती नहीं है लेकिन वॉमिटिंग जैसा मन कर रहा होता है। स्किन के ऊपर उनके रैशेज होने लग गए, लोग ना बेहोश हो जाते थे एकदम से, और लोगों का पेट खराब रहने लगा। आफ्टर मंथ्स लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो गई, 20 लोग अस्पताल में एडमिट हो गए, और 20,000 लोगों को सिम्टम पाए गए पॉइजनिंग के, कि ये कुछ भी खाते हैं इनको वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ भी खाते हैं इनको एलर्जी हो जाती है, कुछ भी खाते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और लोग कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पेट्रोलियम और मेटल में डील करती थी, उसने लोकल जो कंपनी थी आइवरी कोस्ट की, उसको कांटेक्ट करा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द शिप, कि हम मतलब ये चीज हटा देंगे। अब ये चीज छोड़ो, हमारे किसी काम की नहीं है, हम बात करते हैं अपने देश की, हम बात करते हैं अपने देश की। हमारे देश में ये सिचुएटेड कहां है बताओ?
दिल्ली में, ये इंडिया में कहां पर है? दिल्ली में ना? इंडिया गेट कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट कहां है? ये बिल्डिंग्स उतनी ऊंची डेवलपमेंट को दिखा रही हैं। कनॉट प्लेस का ये हिस्सा है। कहां पर है ये? दिल्ली। लेकिन उसी दिल्ली में ये कूड़े का पहाड़ भी है। ये पहाड़ हिल नहीं है, कोई कोई माउंटेन नहीं है, प्राण्य कूड़े से बन के, सुना होगा आपने ये। इसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट ऑफ दिल्ली, ऑफ गार्बेज। सोच के देखो, जहां पर एक जगह पे हम ये देख रहे थे, ये ऐसी बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, और उसी जगह पर ये कूड़े का ढेर। तो बताओ नेशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है? कि जो इसके यहां पर एक बात मानते होगे कि नहीं प्राण्या, कि झुग्गी झोपड़ी बनाकर कोई ना कोई लोग तो इसके आसपास मयूर रह रहे होंगे ना, पक्का चाहे भले थोड़ी दूर रह रहे हो, कैसे भी रह रहे हो, है ना? एक हल्का सा यहां से टॉक्सिक वेस्ट भी अगर उस पानी में जाता होगा, मान लो यही पानी प्योरीफाई होकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्लीन करके लोगों के घरों तक भेज रही है, लेकिन एज कंपेयर टू जो यहां का पानी क्लीन होकर जा रहा है, और एज कंपेयर टू जो इस एरिया में कनॉट प्लेस में जो ऐसी बिल्डिंग के पास जो गटर वगैरह होगी, इनका पानी जो क्लीन होकर जाएगा, लोग, क्या लोग दोनों पानी से हेल्दी रहेंगे क्या? यहां की हवा, दिल्ली में तो वैसे हर जगह हर हर बेकार हवा ही है, यहां की हवा ज्यादा प्रदूषित है या फिर यहां की हवा इधर की लैंडफिल की है कि नहीं, गार्बेज इसकी, गार्बेज एरिया की? वापस आ जाओ अपने टेक्स्ट पर। तो ये जो चीज है, क्या ये नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करती है? नेशनल डेवलपमेंट, मैंने अब आपको ये चीज क्यों दिखाई कि जहां पर एक जगह पर डेवलपमेंट का मीनिंग आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में, लेकिन दूसरी जगह पर कुछ लोगों की वजह से, मुझे एक बात बताओ, ये कूड़े का पहाड़, क्या जो ये लोग आसपास यहां पर घूम रहे हैं इनकी देन है क्या? ये पूरा पहाड़ इन लोगों ने इकट्ठा कर दिया गया यहां पर ऐसा कूड़ा फेंक फेंक के? ये पूरे दिल्ली वालों का है कि नहीं? लेकिन लेकिन इन लोगों की कोई गलती है क्या कि यहां पर ये अच्छी हवा नहीं ले सकते या फिर ये अच्छा पानी नहीं पी सकते? इनकी गलती है क्या? ये चीज है। हाँ, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब वही वही सारी चीजें देखो। नेशनल डेवलपमेंट कुछ इंडिविजुअल डेवलपमेंट से बदल नहीं जाएगा, पता है क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओनली मेक्स अप अ नेशन। नेशन तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नेशन स्टेट का कंसेप्ट तब तक नहीं आ सकता जब तक इंसान जो है वो खुश ना हो, वो तरक्की पे ना हो, उनकी इनकम ना हो। बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे ही इंडिविजुअल इंडिविजुअल से नेशन स्टेट बनता है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं? अब बात वही है ना। जैसे एक बात बताओ, ये तो छोटी सी चीज हो गई, ये तो एक बहुत नैरो सी चीज हो गई कि दिल्ली का पहाड़ वगैरह ये सब करना। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए मुझे बता दो कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? बताओ कौन है वो पर्सन, नाम बताओ उसका, करंट अफेयर। सबकी वजह से, ऑब्वियस ही बात है, कोई पर्सन थोड़ी ना है। कोई कंट्री का नाम बताओ जिसकी वजह से ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग होती है। सारी कंट्रीज की वजह से। लेकिन ये जो परिणाम है सारी कंट्रीज का है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट जो है कोई बाउंड्री नहीं जानता, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं जानता। लेकिन इसकी वजह से सबसे पहले जब लंका लगेगी, जो डूबेंगे तो वो श्रीलंका जैसे आइलैंड नेशंस डूबेंगे। नहीं, जब सी लेवल राइज होगा, रिपोर्ट्स आती है ना इसमें कि बांग्लादेश सिर्फ 70-80 साल का ही रह गया है,
श्रीलंका 1 सेंचुरी से पहले पहले ही डूब जाएगा पूरा का पूरा, है ना। अब क्या होगा, ये लोग माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करने के लिए कहां पर आएंगे, जो लैंड वाली कंट्रीज हैं, प्रॉपर वाली, है ना। और हम इनको इतनी आसानी से प्राण एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो क्या होगा, दंगे, कन्फ्लिक्ट, वॉर, बिकॉज लोगों की नेशनलिटीज और जो इंटरेस्ट है वो टकराएंगे। असम में लोगों को सबसे ज्यादा खतरा या सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी कौन सी कंट्री के लोगों से फील होती है, हिंदुस्तानियों से या पड़ोसी देशों से, और कौन सा है वो पड़ोसी देश। तो आगे बात करते हैं हम लोग, एक टॉपिक को और देखते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। ठीक है, अगर हम लोग बार बार इस चैप्टर में प्राण्या 100 बार ही हमारा दिमाग खराब कर रहा है राइटर बोल बोल के कि डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल। ठीक है, अगर ये सबके मीनिंग, ध्यान से सुनना आप सब लोग, मयूर, अगर सबके ही मीनिंग डेवलपमेंट के अलग अलग है तो भैया अभी तक हमने ये कंक्लूड कर लिया है ना प्राण्या, फिर भाई साहब कोई भी गलत नहीं है। डेवलपमेंट अगर कोई डेवलपमेंट अपनी अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है, देश में वो ऐसी डेवलपमेंट लाना चाहता है, फिर कोई सही और गलत नहीं है ना। मेरी बात एक सब लोग ध्यान से समझना, जब हम सारे लोग ये कह रहे हैं कि सारे लोगों की डेवलपमेंट की मीनिंग अलग है, ठीक है, डेवलपमेंट की क्राइटेरिया अलग है, देश में डेवलपमेंट कैसे आनी चाहिए, देश को उन्नति के रास्ते पर सब लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, उस रास्ते पे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जिससे उन्नति हो, देश की तरक्की हो, वो सबके अलग है। और जब आप लोगों ने ही मुझे बोला कि पहले मुझे बताओ, जब प्राण्या का रास्ता था ए और मेरा जेड था, तो उसमें कौन सही और गलत था बताओ। दोनों सही थे, है ना। तो फिर जब ठकुराइन अगर ऐसा है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ कंट्री डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्री लीस्ट डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्री अंडर डेवलप हैं, कुछ कंट्री डेवलपिंग स्टेज पर है, कैसे बोल सकते हैं वाली बात। हम सोचने वाली बात है कि नहीं प्राण्या, जब सब लोगों का मीनिंग ही सही है, जब आप में और मुझ में कोई गलत नहीं है, लोग हमें कह रहे हैं कि ना आप गलत हो ना प्राण्या गलत है ना। तो फिर जब सब लोग ही सही हैं, तो फिर ये डिफरेंशिएशन कैसे बनी बताओ ईशा, सोचने वाली बात है कि नहीं है। अब ये एनालिसिस सिर्फ एनसीईआरटीज दे सकती हैं इतनी डेप्थ में जाकर, ये कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं दे सकती। चलो इस टॉपिक को समझते हैं और देखना कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी हमारी नॉलेज के अंदर। जब हम व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, हम भले ही प्राण्य किसी भी दो चीज़ों का अलग क्या कहते हैं कंपैरिजन करें, लेकिन उस कंपैरिजन में भी हमेशा पक्का किसी ना किसी प्रकार की सिमिलरिटीज भी मिलती हैं, डिफरेंसेस भी मिलते हैं। जैसे मान लो कि आज के टाइम में जो एक बंदी मुझे पसंद नहीं आ रही कि ये मेरी एक्स हुआ करती थी, मैं उसको कोस रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन प्राण्या ये पर्सन का ईगो बोलता है कि पर्सन उसको कोस रहा है। एक ना एक टाइम पे तो दो लोग पक्का किसी ना किसी प्रकार की तो सिमिलरिटी शेयर करते थे ना, कि उन लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड करा था दैट दे विल एंटर इनटू अ कंपैटिबल एंड गुड हेल्दी रिलेशनशिप, है ना। तो हर एक पहलू के ना दो चेहरे होते हैं, अ कॉइन हैज टू साइड्स, है ना। कोई भी चीज कंप्लीटली ब्लैक और व्हाइट में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो फिर राइटर आपसे बोल रहा है विच एस्पेक्ट्स टू बी यूज टू कंपेयर देम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कंपेयर करो, कंसिडर करो कि जो स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। वो डिफर करते हैं एक दूसरे से, उनकी हाइट अलग है, हेल्थ अलग है, टैलेंट सबके अलग अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। हेल्दीएस्ट स्टूडेंट हो सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडियस वो ना हो, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है वो सबके साथ फ्रेंडली नेचर का ना हो, उसके अंदर घमंड रहता हो, ईगो रहता हो। वो क्लास में कुछ कुछ निब्बियाँ नहीं होती वो प्राण्या, वो 9वीं 10वीं की, के जिनकी 9.8 सीजीपीए आ जाती है, और वो वॉशरूम में जाकर टॉयलेट पॉट पे बैठ के रो रही होती हैं, है ना। फिर उनके पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है कि पता नहीं क्या हो गया, फिनाइल तो नहीं पी गई अंदर बैठ के, ठीक है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, द क्राइटेरिया वी में यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन, कि हम कंपेयर करना क्या चाह रहे हैं और क्या क्या हमने तराजू लिया है कंपेरिजन करने के लिए। हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एक स्पोर्ट्स टीम में लौंडे लौंडियों को सिलेक्ट करना हो, तो हम ये देखेंगे कौन हेल्दी है, कौन भाग सकता है, क्या भाग सकता है। कभी भी ऐसी चीज़ में स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो, या फिर आप जैसे प्राण्या आप स्पोर्टी हो, आप भागते हो, ठीक है, तो आपसे कोई ये पूछता है तुम स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रही हो, तुम्हारे मिड टर्म में कितने नंबर आए, तभी हम तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने देंगे। जाहिर सी बातें नहीं, है ना। डिबेटिंग टीम में कभी भी कोई ये नहीं देखेगा प्राण्या कि आप कितनी हेल्दी और कितना भाग सकते हो।
म्यूजिक टीम में कोई ये नहीं देखेगा आपकी हाइट कितनी है ना। और अगर आपको पिकनिक पे कोई लेकर जा रहा है तो कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आप दिल्ली से हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, है ना। लेकिन स्टिल वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया ताकि हम एक ऑलराउंड प्रोग्रेस देख सके बच्चों की क्लास के अंदर। ये तो चीज हो गई, इसने एक एग्जाम्पल दे दिया बच्चों वाला, कोई बात नहीं, 10वीं क्लास की बुक है तो 10वीं क्लास के बच्चों के हिसाब से एक एग्जाम्पल देख लिया बच्चों वाला। अब हम अपने लेवल की बात करते हैं। यूजली वी टेक वन और द मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन और हम उनको इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज ढूंढते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस ढूंढते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस हो सकते हैं अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कंपैरिजन का बेसिस फॉर्म करेंगे। यानी कि हम किसको देख रहे हैं, हम क्या एक पैरामीटर देख रहे हैं फ्रेंडलीनेस का, क्या कि लोग कितने फ्रेंडली हैं कितने नहीं है, कोऑपरेशन का पैरामीटर देख रहे हैं क्या, क्रिएटिविटी का पैरामीटर देख रहे हैं क्या, या फिर ये देख रहे हैं कि लोग कितने सिक्योर्ड है कितने इनसिक्योर्ड है, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इंडिविजुअल की बातें बहुत हो गई, अब देश की बात करते हैं। अगर हमें कंट्रीज को कंपेयर करना है तो हमें यह देखना पड़ता है एक कंट्री में इनकम का क्राइटेरिया क्या है। अब ये कंट्री वैसे पता है प्राण्या कहने को लिख देते हैं ईशा कि कंट्री की इनकम क्या है, लेकिन इसमें आप भी जानते हो कि कंट्री की कोई इनकम नहीं होती, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की उस कंट्री में जहां पर वो रह रहे हैं उनकी इनकम जो होती है वो एक कंट्री का जीडीपी या नेशनल इनकम बनती है, राइट। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस कंट्री की कमाई जितनी होगी वही लोगों की कमाई होगी, और वाइसी वर्सा भी कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा के जीवन के अंदर जितनी कमाई होगी, क्या वो चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कंट्री भिखमंगी है, कंट्री डेवलपिंग है, कंट्री बहुत रिच है, राइट। तो जिन कंट्रीज में अगर मैं ये लाइन बोलूं कंट्रीज विद हायर इनकम, इसका मतलब मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, इस लाइन से हम क्या समझे कि कंट्रीज विद हायर, आगे पढ़ने से पहले अगर मैं इस लाइन को इतना ही रोक दूं कंट्रीज विद हायर इनकम, क्या मतलब है इस लाइन का, क्या इंटरप्रिटेशन आएगी। नहीं ये टेक्निकल नहीं, मतलब नॉर्मल बताओ ये कंट्रीज विद हायर इनकम क्या है। मतलब मैं इस कंट्री को अगर देखना चाहूं तो मुझे इसके अंदर बिना झांके भी क्या चीज समझ जानी चाहिए इस लाइन से, कि यहां पर रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, कमाई ज्यादा होगी, और वो लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों में उनको हाथ नहीं सिकोड़ने पड़ रहे होंगे, राइट ईशा, है ना। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड क्या है प्राण्या, हायर इनकम, है ना। तो कंट्रीज विद हायर इनकम दे आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम, जिन कंट्रीज में लेस इनकम है। और लेस इनकम है तो इसका मतलब वहां के लोगों की जिंदगी कैसी है, हाँ थोड़ा है और थोड़े की जरूरत। ये एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी बेस्ड होता है दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, वॉट एवर जो लोगों को पसंद आता है उनके पास जो चीज होना चाहिए वो एक अच्छी इनकम के साथ वो चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। कभी कभार देखो पता है क्या होता है, जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, क्या आप लोगों को कभी ये फीलिंग आई है कि इंडिया के अंदर आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी डिग्री ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन जैसी जिंदगी हम यूट्यूब पे अगर किसी एक यूरोपियन कंट्री या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में रहने वाले लोगों की जिंदगी और जो लाइफस्टाइल देखते हैं कि इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये बंगला ये वो करके, इंडिया में अगर सुबह से शाम तक भी अपने आप को निचोड़ फेंके 25 सालों के लिए, तब भी उसका 1% भी शायद से मिले। कभी आप में से किसी को ऐसी फीलिंग आई है ना, होता है ना। अब वहां पर एक बात बताओ प्राण्या, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं जैसे किसी की लाइफ है, इंस्टाग्राम पे ऐसे देख रहे हैं कि वो ऐसा खर्चा कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं, उन्होंने कोई इतनी पढ़ाई नहीं करी ना, उनके बाप दादा की कोई इतनी जमीन थी या वो थी, है ना। और ऑन एन एवरेज किसी ना किसी के पास, जैसे दुबई की बातें कर लो, दुबई में जो एक मिडिल क्लास का आदमी होता है ना, उस मिडिल क्लास के आदमी के पास मिडिल क्लास की गाड़ी फरारी होती है ना। और इंडिया में मारुति 800। अब यहां पर क्या लोगों की गलती है बताओ कि इंडिया का आदमी मक्कार है क्या, मैं ये कम मेहनती है बताओ। अरे शुगर मनाओ मयूर, यहां पर तो लड़कियों के शौकीन है लड़के, वहां लड़के लड़कों के शौकीन है।
ये शेख होते हैं ना अब इसमें। तुम और ईशा अगर तुम और ईशा अगर दुबई जा रहे हो तो वो ईशा को नहीं चुनेगा, तुम्हें चुनेगा। तो अब अगर बात ही आती है तो ये वाला टेक्स्ट आपको ये भी समझाएगा ठकुराइन कि व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। फिर अगर हम बार बार पुराने ये बोल रहे हैं कि कंट्री की इनकम, कंट्री की इनकम, कंट्री की इनकम, तो भैया क्या होता है कंट्री की इनकम? ठीक है, जो कंट्री की इनकम होती है अगर हम एक नॉर्मल पार्लेंस के अंदर बोले वो क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया बूंद बूंद से सागर बनता है ना, तो जो उस कंट्री में रहने वाले सभी रेसिडेंट्स की जो इनकम होती है ना वही कंट्री की इनकम होती है। लेकिन मैंने एक ऊपर वाली बात को अधूरा छोड़ दिया, मैं इस बात को कंप्लीट करने लगा था जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि कभी कभार इंडिया के अंदर आपको ऐसी फीलिंग आई हो कि यहाँ पर हम कितना भी मेहनत कर लें तो एज कम्पेयर टू दूसरे लोग हम इतना नहीं कमा सकते। देखो देश में किस प्रकार का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और देश में किस प्रकार का जो सरकार है वो उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसको स्पेंड कितना कर रही है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। नहीं प्राणे, होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर सरकार ही ऐसी है कि जिसका उसका मकसद ही यही है कि हमें ऑथोरिटेरियन बनना है ना, हमें 21st सेंचुरी के अंदर ऑर्थोडॉक्सिकल रिलीजियस बातें करना, हिंदू मुसलमान की बातें जो है उभर उभर कर लाना, तो लोगों की ज़्यादातर विल पावर और ज़िंदगी उनकी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो वो क्या अर्निंग का सोचेंगे, और अर्निंग का सोचेंगे तो उस देश में फिर एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि हमें कोई भी चीज़ काम करवाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करप्शन का सहारा तो नहीं लेना पड़ रहा। करप्शन का सहारा इन द सेंस आपको अगर कोई भी काम करवाना है तो आपको पैसे तो नहीं खिलाने पड़ रहे क्या किसी को बीच में, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। अब जापान में पता है आप लोगों को क्या होता है इसमें, जापान में पता है एग्जाम नहीं होते बच्चों के, जापान के अंदर पुराने पता है एग्जाम नहीं होते बच्चों के, नेवर एवर दे टेक रिटन एग्जाम, नेवर एवर। वहां पर वो ये बिलीव करते हैं शुरू से ही बच्चों को दुनिया फेस करना सिखाई जाए, क्योंकि रियल दुनिया में जाने के बाद इंसान बहुत कुछ सीख पाता है। चश्मिश लड़कियां कैसी होती हैं पुराने, 10 CGPA वाली, 100% वाली, रोड पे निकली भैया रोड क्रॉस करा दो प्लीज, डर लग रहा है। ऐसे लोगों के लिए हाईएस्ट पता है गम क्या होता है दुनिया में, हाईएस्ट गम, माय बॉयफ्रेंड इज, नहीं माय बॉयफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, ये डिप्रेशन होता है हाईएस्ट डिप्रेशन के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे मैसेज ब्लू टिक लगा लगा के छोड़ रही है, रिप्लाई नहीं कर रही, ये हाईएस्ट डिप्रेशन होता है ऐसे लोगों के लिए। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर। अगर हमें कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करना है, अभी तक ये राइटर हमें कहां लेकर आ रहा था पुराने, हमें कुछ ऐसे बहला फुसला कर लेकर आ रहा था कि जैसे इनकम को ही क्राइटेरिया बनवाएगा कंट्रीज की डेवलपमेंट का कंपैरिजन का पैरामीटर देखने के लिए। लेकिन कंट्रीज में अलग अलग पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और अगर हम ऐसे देखें तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस द एवरेज पर्सन जो अर्न कर रहा होगा उस कंट्री के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज हैं ये तीनों बाल्टिक रिपब्लिक्स बोलते हैं इनको यूरोप के अंदर। या ऑस्ट्रिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रिया की बात कर लो। क्या ऑस्ट्रिया में लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी है, पहले बताओ। हंगरी के अंदर अच्छी है, आइसलैंड ग्रीनलैंड के अंदर अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर टॉप 5 में रहती है वो कंट्रीज हमेशा, हर मामले में एजुकेशन फ्री है वहां पर, है ना, नॉर्वे भी। तो ये सब कंट्रीज अच्छी हैं कि नहीं है इंडिया के? क्या वहां का आदमी एवरेज इंडियन से ज्यादा कमा रहा है क्या? बिल्कुल कमा रहा है। लेकिन अगर हम फिर ऐसे ना इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना प्राण्या, तो इसका लिमिटेशन पता है क्या आएगा? या फिर इंडिया की आबादी कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, या कोई भी एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिर तो टोटल इंडिया की ऐसा लगेगा ना देखकर कि हम सारे इंडियंस की अगर आबादी को कैलकुलेट कर दे, वहां भाई साहब 40 करोड़ भी नहीं, यहाँ 200 करोड़ टच हो रही है, तो फिर इंडिया की इनकम ज्यादा निकलेगी। लेकिन हम फिर ये भी सोचेंगे कि एवरेज इंडियन ज्यादा कमा रहा होगा इस ओवरऑल पिक्चर को देखकर, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है ना।
रियल में ये है सिचुएशन। गाजीपुर ये है, ठकुराइन ये है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, आइसलैंड। ठीक है, तो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन दी अदर्स इन डिफरेंट कंट्री? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम लोग यहां पर ना इनकम से ज्यादा एक एवरेज इनकम के पैरामीटर को देखते हैं प्रान्या, इसको याद रखना, ठीक है। यानी कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। कैसे निकालते हैं एवरेज इनकम को? टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो एवरेज इनकम को हम लोग एक आसान भाषा में, जो अक्सर बोलते रहते हैं प्राण्या जिंदगी में, एवरेज इनकम तो कम ही बुक्स में वर्ड यूज होगा, हमेशा जिंदगी भर के लिए आपको जो आराम से जो वर्ड बताया जाएगा वो बताया जाएगा पर कैपिटा इनकम। बाकी लोग, आप लोग याद रखना, जितना भी हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ा है ना ईशा, उसको एवरेज इनकम भी याद से याद करना, लिखना शुरू कर देना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर सकता है ना, और हम ट्रैप हो जाएंगे फिर इस चीज में कि यार एवरेज इनकम तो याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होता है, पर कैपिटा इनकम तो पता है, एक इंडिविजुअल की इनकम को कहते हैं। तो एवरेज इनकम भी वही है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो कि वर्ल्ड बैंक लेकर आता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है प्राण्या कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। वो उसमें इसी क्राइटेरिया को यूज करता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। क्या क्राइटेरिया? कि वो कंट्रीज की इनकम को नहीं देखता, अलग अलग कंट्रीज के बीच में ये देखता है कि उस कंट्री का बंदा कितना कमा रहा है और इस कंट्री का बंदा कितना कमा रहा है। यानी कि यहां पर ना क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं प्राण्या, एक ना बास्केट बनाई जाती है, अभी हम उसको देखेंगे। कंसेप्ट होता है पीपीपी का, परचेजिंग पावर पैरिटी का। एक ना प्राण्या बास्केट बनाई जाती है, इमेजिनरी बास्केट मतलब ये। प्राण्या अब रियल फॉर्म में मुझे बोलना, आपके पास ना 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है, डालो इस बास्केट के अंदर। क्या क्या डालोगे 1000 रुपए में? बताओ जल्दी, कुछ भी जो चीजें आपको ठीक लगे, आपका जो मन हो बोलते चलो। पेन्स कितने कितने वाले और कितने? 100 रुपए के पेन मान लूं, ठीक है। मैगी, हाँ रात को पड़ रही तो भूख भी तो लगेगी। 100 रुपए की मैगी डाल देते हैं, 800 रुपए बचे, जल्दी बताओ। ओए ओए लोंडोला पाड़ो, प्राण्या बना लेगी अपनी बास्केट। यार तुम क्यों बनवा रहे हो उसकी बास्केट? ठीक है। वो पीछे तो बोल रहा है ये डाल दो, वो बोल रहा वो डाल दो। हाँ बताओ। कॉफी, ठीक है। तो मैं आपको महंगी कॉफी दिलवाता हूँ, डेविड ऑफ कैफे, 800 रुपए की, ठीक है। हो गए पूरे पैसे, ठीक है। डेविड ऑफ कैफे की 800 रुपए की आती है, ये डलवा दी मैंने, ठीक है। तो अब ये देखा जाता है, ये मैंने क्यों बनवाई बास्केट, ये देखा जाएगा कि अगर यही 1000 रुपए प्राण्या अगर यूएस में लेकर चले जाए तो उसके पास क्या आ पाएगा? तो बताओ प्राण्या, इतना आ पाएगा क्या? नहीं, कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा। और यही 1000 रुपए को नेपाल में लेकर चले जाओ तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। ये छूटते ही कैसे बोल दिया? क्योंकि वो गाड़ी साफ करने आता नेपाली को, इसलिए है वो साहब जी। तो कह रहे इंडिया का भी नोट देंगे तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, यही रहती तो करेंगे ही। हाँ बताओ बताओ। नहीं नहीं बता, ऐसा क्यों बोला, छूटते ही क्यों बोला? आईएनआर बड़ा है ना, ये भी बहुत अच्छी ट्रेडर बनेगी भाई, और आईएनआर बड़ा है। ठीक है। कं यस। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 49,300 पर एनम यूएस डॉलर, और उससे ज्यादा 2019 में जो रही हैं कंट्रीज, उनको बोला जाता है हाई इनकम और रिच कंट्रीज। और जिनकी पर कैपिटा इनकम
$2500 या उससे भी कम है, उनको बोला जाता है लो इनकम कंट्रीज। सारे लोग इसको ऐड कर लेना अपने जो पॉवर्टी वाला चैप्टर था ना ठकुराइन, उसके चैप्टर में भी हमने कुछ कुछ कंट्रीज की बात करी, तो उसमें ये वाला क्राइटेरिया ऐड कर लेना, ठीक है। अब इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम 2019 में जो थी वो थी $6700 पर एनम। ये किसकी बात हो रही है प्राण्या? ये पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर, है ना। ये किसकी इनकम कैलकुलेट हो रही है पूरे साल में? कौन है ये पर्सन कंट्रीज में? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि पर एनम 6700 है, मतलब एवरेज पर्सन, क्या मतलब इसका मतलब क्या निकल कर आया? कि इतनी इनकम एक साल के अंदर अर्न करता है, राइट। रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉलर कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज, ठीक है। ओके, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।